हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर कक्षा 12 के पाठ 11 आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में विगत 7 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। पीछे हम 10वें लेसन का इस बारे में पढ़ चुके हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहा वीडियो। आज भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं रहती है। ये जो प्रश्न हैं इन्हीं में से लगभग प्रश्न रिपीट होते हैं या इसी तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते रहिए। पहला प्रश्न, अधोलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम पूछे गए हैं जो 4 लेसन है अपने 10, 11, 12, 13। इन लेसनों में से आईयूपीएसी नाम के प्रश्न लगभग 1 या 2 नंबर के आते हैं। तो इसमें पूछा गया एल्कोहल में से पूछे गए, ये 2015 में अथवा में पूछे गए थे। ये दोनों अथवा में आए हुए थे। ये 1 और 2 अथवा में थे, 2 और नीचे वाले दोनों अथवा में थे। पहला इसमें था कि CH2 CH CH2 और OH, मतलब इसमें एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। एल्कोहलिक ग्रुप को नंबरिंग हमें देते हुए 1, 2 और 3, अर्थात 1 पर ओल लगा हुआ है तो प्रोप बना। डबल बॉन्ड भी है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा प्रोप 2 इन 1 ओल। पहले का नाम ये हुआ। दूसरे का नाम में 3 OH ग्रुप लगाए हुए थे कार्बन, 3 कार्बनों पर, तो हमें लिखना था प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। और इसका सामान्य नाम भी याद रखना है, कई बार इसी नाम से कई क्वेश्चन आते हैं, ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं। अथवा में ये पूछा गया था, ईथर का नामकरण पूछा गया था। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये CH3O, ईथर के नामकरण में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सी समूह उस कार्बन के साथ रखना है जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इधर कार्बन की संख्या 1 है, इस तरफ कार्बन की संख्या 3 है, तो हमें ऑक्सी समूह कम कार्बन के वाले की तरफ रखना है। तो नंबरिंग करना है, यहाँ से 1 नंबर, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 3 नंबर पे ये जाता है। तो 2 नंबर पर ये समूह ऑक्सी वाला समूह जुड़ा हुआ है और ऑक्सी के साथ में एक कार्बन है, अर्थात ये बना 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम इसका लिखना था। 4 नंबर ये था कि वही एल्कोहल का, लेकिन इसमें ये था कि एल्कोहलिक समूह जो लगा हुआ है ग्रुप, उस एल्कोहलिक समूह के 2 नंबर कार्बन मेथिल लगा हुआ है, तो हमें लिखना था 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ये आईयूपीएसी नाम पूछे गए थे 2015 में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में ही, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं, केवल समीकरण लिखना था। तो 1 नंबर का ये समीकरण था, फिनोल की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवानी थी। फिनोल की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में, यहाँ पर अपने क्लोरोफॉर्म भी दिया जा सकता है, तो भी यही सेम रिएक्शन हमें करवानी थी। तो Br2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की 273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो समूह लगता है। ये मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बना पैरा ब्रोमो फिनोल। अगर यहाँ पर ब्रोमीन जल के रूप में दिया हुआ होता तो इस रिएक्शन के अंतर्गत ब्रोमीन को हमें 3 जगह पर, अर्थात 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पर हमें ब्रोमीन लगाना था। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है कि CH2 में Br2 की अभिक्रिया करवानी है, तो सिर्फ एक ही जगह पर ब्रोमीन को जोड़ना था। दूसरा प्रश्न 2015 में ही 1 नंबर का आया हुआ है, एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है। तो इस रिएक्शन के अंतर्गत कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, अर्थात विहाइड्रोजनन होता है, तो एथेनॉल प्राप्त होता है कॉपर की उपस्थिति में। अभिक्रिया जब हम इसकी करवाते हैं तो एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो एथेनॉल बनता है, अर्थात एल्डिहाइड समूह हमें प्राप्त होता है। ये जो रिएक्शन है यह रिएक्शन ऑक्सीकरण रिएक्शन है, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण में भी ये है जिसमें हमें KNO4 प्रबल रूप से दिया जाए या K2Cr2O7 दिया जाए तो भी करवाई जा सकती है। मैंने कुछ नोट लिखा है, आपको ये रिएक्शन इतनी ही लिखनी थी, लेकिन नोट में कुछ बात लिखी है वो भी देखें। नोट में ये लिखा है, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल जो वाष्प है कि वाष्प को 573 केल्विन ताप पर
तप्त कॉपर के ऊपर से अगर प्रवाहित करें तो वी हाइड्रोजन होता है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 के रूप में निकलता है। तो वी हाइड्रोजन द्वारा क्रम से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। मतलब प्राथमिक एल्कोहल से तो आप देख ही रहे हैं एल्डिहाइड बनता है। अगर आप द्वितीयक एल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में इसी तरह का रिएक्शन करवाएं तो उससे कीटोन प्राप्त होगा। जबकि तीसरे तरह का जो 3 डिग्री वाला एल्कोहल है उसमें निर्जलीकरण हो जाता है। और यही सेम रिएक्शन हमने देखी है कि अगर आपको यहाँ पर H2SO4 दिया जाए, K2Cr2O7 दिया जाए, KMnO4 दिया जाए या PCC दिया जाए तो भी हमें ये रिएक्शन ऐसे करवानी है। PCC ध्यान रखना, PCC के उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत एल्डिहाइड अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और ये जो 2015 में 2 क्वेश्चन ऊपर वाले और उन 2 के अथवा में 2 क्वेश्चन और थे, वो या वो करो या ये करो, तो 2 में से दोनों कर लिए हमने। और दूसरे ये किस तरीके से करने हैं वो भी देखना है। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवानी है। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ में करवानी है 2015 में 1 नंबर का। यहाँ सांद्र HNO3 दे रखा है, मतलब HNO3 की ज़्यादा मात्रा दे रखी है और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होती है। HNO3 में हम ये रिएक्शन जब करवाते हैं तो NO2 समूह जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है अगर कम मात्रा में HNO3 है तो। लेकिन यहाँ अगर सांद्र दे रखा है तो ध्यान रखना है कि तीनों जगह पर, जैसे ब्रोमीन अगर जल के रूप में दे रखा है तो तीनों जगह पर लगाते हैं, उसी प्रकार से अगर सांद्र HNO3 दे रखा है तो नाइट्रोजन NO2 समूह को, नाइट्रो समूह को, ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन तीनों जगहों पर लगाना है। जो यौगिक बनेगा वह है 2,4,6 ट्राई-नाइट्रो फिनोल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई-नाइट्रो फिनोल प्राप्त होता है और इसका सामान्य नाम भी याद रखना है, पिक्रिक अम्ल इसे कहते हैं। दूसरा था फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। यश दरज जिंक को कहते हैं, तो जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाने पर बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ ये रिएक्शन ऐसे ही पूछी जा सकती है कि फिनोल से बेंजीन बनाइए, तो भी हम ऐसे करते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन को भी ऐसे पूछा जा सकता है कि फिनोल से आप पिक्रिक अम्ल बनाइए, ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस श्रेणी के यौगिक बनते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण, जैसे ऊपर हमने कॉपर की उपस्थिति 573 केल्विन में रिएक्शन करवाई है, ठीक उसी प्रकार से अगर KMnO4 भी दे दिया जाए तो वो ऑक्सीकरण करता है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, तो ये H2 निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 के रूप में गैस निकलेगी और ये CH3 और CHO मतलब एल्डिहाइड बन गया। फिर आगे इसका ऑक्सीकरण अगर हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यही अगर क्वेश्चन द्वितीयक एल्कोहल का होता तो हम कहते कि उससे कीटोन बनता है और आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये क्वेश्चन भी 2016 के अंतर्गत आया था 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह। एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह से अधिक अम्लीय होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2016 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2019 के अंतर्गत 1 नंबर का आया था और 2022 में फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज चेंज करके आया था। एक तो लैंग्वेज ये क्वेश्चन की हुई, दूसरी लैंग्वेज ये हो सकती है कि फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी होता है, समझाइए। तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ये पूछना चाहते हैं कि जो हम एक एल्कोहल लेते हैं CH3OH, यानी कि ये सामान्य एल्कोहल है, ROH भी लिखा हो सकता है। एक तो इसकी अम्लता है और एक कह रहा है कि अगर फिनोल वलय के ऊपर में OH समूह लगा दिया जाए तो ये जो फिनोल है यह ज़्यादा अम्लीय है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में फिनोल ज़्यादा अम्लीय है, ये कारण पूछ रहा है। तो जैसे ही हम फिनोल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि फिनोल जब H+ निकालता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। CH3O में से अगर मतलब ROH में से अगर H निकलता है, यानी कि अम्ल वही होता है जो H+ देता है। सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा के पता करते हैं तो ये H+ दे देते हैं। तो ये जब H+ देता है तो ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है और ये फिनोल है जो आगे जाकर के क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है। 2 तरह की स्थिति है। फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस रिंग में घूमेगा और अनुनाद करेगा, और अनुनाद के दौरान कारण हमें ये पता है कि अनुनाद ज़्यादा स्टेबिलिटी उत्पन्न करता है, अर्थात जो फिनोल है उस फिनोल में ज़्यादा स्थायित्व आता है। फिनोक्साइड आयन में ज़्यादा
स्थायित्व प्राप्त होता है। तो कारण हमें 3 तरीके से कारण लिखने हैं। पहला कारण ये लिखना है, फिनोल ज़्यादा अम्लीय है। क्यों? फिनोल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी का कार्य करता है, जिसके कारण फिनोल में अनुनाद होता है और ऑक्सीजन धनावेशित होकर OH समूह की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी बढ़ा देते हैं, जिससे एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक आयनन होता है। मतलब फिनोल का यहाँ ये कहना चाहते हैं कि फिनोल में जो OH समूह है, इस OH समूह के अंदर OH समूह इस sp2 संकरित कार्बन से लगा रहता है और sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ खींचे जाएंगे, आकर्षित किए जाएंगे। तो ऑक्सीजन भी इस जो सहसंयोजक बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ध्रुव ज़्यादा बनने लगेंगे, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है वह H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, H+ के रूप में चला जाता है बाहर, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाता है, H+ के रूप में ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो H+ में निकलना ही तो अम्लता है, H+ दे देता है ये और फिनॉक्साइड आयन बना देता है, किसकी वजह से? पोलैरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आप एल्कोहल में देखेंगे तो एल्कोहल के अंतर्गत CH3, सामान्य उदाहरण ले रहा हूँ, ROH भी लिख सकते हैं, CH3OH है। तो CH3OH के अंतर्गत ये जब हाइड्रोजन यहाँ से जाता है तो ये हाइड्रोजन जाने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है, लेकिन इस बंध की पोलैरिटी इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें CH3 समूह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला समूह है। इसमें यहाँ CH3 समूह इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की जो भूख है वो समाप्त हो जाती है, तो ये पोलैरिटी नहीं आती बॉन्ड में, OH बॉन्ड में इतनी पोलैरिटी नहीं आती, ध्रुवणता नहीं आती, जिसकी वजह से H+ जो है वो ज़्यादा डोनेट करता है फिनोल। अगला पहला कारण ये देना है, और ये देख कर के फिनॉक्साइड जो ये फिनोल है इसकी अनुनादी संरचना ज़रूर बनानी है, जिससे कि एग्जामिनर को तुरंत लगे कि हाँ बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो ये भी अनुनादी संरचनाएं फिनोल की हैं वो देखनी है। फिनोल की अनुनादी संरचना में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। दूसरा कारण है एल्कोहल के आयनन से एल्कोक्साइड बन रहा है, जैसे मैंने बताया, और फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड आयन बनता है। देखिए अगर ROH इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो H+ के रूप में, तो RO- बनता है जो एल्कोक्साइड आयन है। या फिनोल जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो H+ त्याग करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं होती हैं। एल्कोक्साइड आयन के ऋणावेश स्थायीकृत यानी लोकेलाइज्ड रहता है, जबकि फिनोल में जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें अनुनाद के कारण ऋणावेश विस्थानीकृत होता है, घूमता रहता है, डीलोकेलाइजेशन इसमें होता रहता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ता है। ये इसकी फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनोल की फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, इनको पूरी तरह से देखना कि ये जो लोन पेयर हैं 2-4 बार लिख के देखना, समझ में आ जाएंगे। लोन पेयर घूमेंगे और इस तरफ से फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण हो जाता है, यानी कि सेपरेशन होता है, और जबकि फिनॉक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अतः फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी है। यहाँ ये एक क्वेश्चन भी है, फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी क्यों है? तो इसका कारण यह है, आप वापस फिनोल की अनुनादी संरचनाएं देखें। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं के अंतर्गत देखें, पॉजिटिव चार्ज O पर आया है, फिर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, मतलब चार्ज का सेपरेशन हुआ है, चार्ज अलग अलग गए हैं, धनात्मक बना और एक ऋणात्मक बना। अब इस संरचना को देख करके फिर संरचना फिनॉक्साइड आयन की देखें, तो फिनॉक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज तो हुआ है, नेगेटिव चार्ज तो घुमा है, लेकिन नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव कहीं नहीं आया है। इसलिए ये फिनॉक्साइड आयन है वह अधिक स्थायी है, मतलब चार्ज का सेपरेशन फिनोल में होता है, सेपरेशन इसमें नहीं हो पाता है, पृथक्करण नहीं हो पाता, इसलिए फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी है। तो अम्लता बताने का भी यही 2 ऊपर वाले जो कारण लिखे यह एल्कोहल को कम अम्लीय और फिनोल को ज़्यादा अम्लीय साबित करते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको देखेंगे। तो CH3CH2OH मतलब एल्कोहल दे रखा है, एथेनॉल दे रखा है।
एथेनॉल में आगे एरो के ऊपर लिख रखा है H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर अभिक्रिया करवानी है। यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू ध्यान में रखनी है। अगर टेम्परेचर 413 दे रखा है तो बनाने हैं हमें ईथर, मतलब इसके 2 अणु काम में लेने और इसमें से H2O को निकालना है और ईथर बनाना है, एथॉक्सी एथेन बनाना है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 443 होता, 443 होता, तो हमें इसमें से निकालना H2O था, निर्जलीकरण करना था, और निर्जलीकरण करना होता है और निर्जलीकरण करके हमें एल्कीन बनानी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखनी है। दूसरा रिएक्शन दे रखी है, यह भी ईथर दे रखा है। इधर 3 डिग्री कार्बन है और एक तरफ 1 डिग्री कार्बन है, प्लस में इसमें HI करवाना है, HI जोड़ना है। तो आयोडीन को हमें 3 डिग्री वाले के साथ में जोड़ना है, अर्थात ये यहाँ पर SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है पाथ को, और इसमें आयोडीन को 3 डिग्री वाले के साथ में जोड़ना है और CH3 के साथ में O के साथ में S जोड़ करके एल्कोहल बनाना है। दूसरे के साथ में यहाँ विलियमसन संश्लेषण करवाना है और विलियमसन संश्लेषण के अंतर्गत हमें R को इसके साथ में जोड़ना है और ये प्रोडक्ट बनाना है NaX। चौथी जो अभिक्रिया थी उसमें हमें ये एनिसोल दे रखा है और एनिसोल के साथ में H2SO4 और HNO3 दे रखा है। जब दोनों साथ में दे रखा होता है तो हमें याद रखना है क्या करवाना है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होगी और ये प्रोडक्ट बनेंगी। अगला क्वेश्चन, फिनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं लिखनी है। 2017 में 1 नंबर का, 2019 में भी 1 नंबर का, लेकिन 2017 में पूछा था कि फिनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनानी है, फिनेट आयन की लिखनी है, और 2019 के अंतर्गत 1 नंबर का था फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं लिखनी थी। दोनों ही सेम है, फिनेट कहें चाहे फिनोक्साइड कहें, दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं। ऊपर हमने अम्ल को, फिनोल को ज़्यादा अम्लीय बताया है और वहाँ हमने ये भी कहा है कि फिनोक्साइड आयन बनता है, वहाँ अनुनादी संरचनाएं वहाँ भी देखी और यहाँ भी देखनी है दोबारा से लिख करके। अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, एथिल एल्कोहल से निम्न यौगिकों को कैसे हम प्राप्त करेंगे। पहला था एथॉक्सी एथेन, जो ऊपर रिएक्शन आई थी वही, उससे हमने दोबारा रिएक्शन आई है तो ये एथिल एल्कोहल है, 413 केल्विन पर करेंगे तो एथॉक्सी एथेन बन जाएगा। दूसरा था एथेनेल, तो एथेनेल कैसे बनाएंगे, तो एथेनेल हम प्रबल KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, ऊपर अभिक्रिया आई हुई है, H2 निकालेंगे, V हाइड्रोजन करवाएंगे, ये तीसरी बार रिएक्शन आई है, और भी आएगी। तीसरा C ये पूछा गया था, CH3 मैग्नीशियम आई से आप कैसे बनाएंगे, मतलब मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से आपको बनाना है प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, रासायनिक समीकरण देनी है। तो इस समीकरण के अंतर्गत हम क्या लेंगे, इस समीकरण में हम एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड से हमें बनाना है प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराएंगे, मैग्नीशियम धनात्मक होता है तो पास वाला कार्बो एनाइन है, ये जो कार्बो एनाइन है यह कार्बन और इधर ऑक्सीजन है। जो ये एल्डिहाइड समूह जो हमने लिया उस एल्डिहाइड समूह में ऑक्सीजन ऋणात्मक है और ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन बनने की कोशिश में, तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और जब ये नेगेटिव अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आगे विद्युत ऋण ज़्यादा होने के कारण यहाँ ये कुछ नहीं है, और ये बन जाएगा इसमें मीडिएटर के रूप में H+ और OH- के साथ में। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका H+ जो है इसके OH- के साथ में जुड़ेगा और मैग्नीशियम आयोडाइड और इसका OH रिएक्शन करके ये सह प्रोडक्ट बना लेंगे और हमें प्रोपेन 2 ऑल बनाना था। प्रोपेन 2 ऑल ऐसे प्राप्त होता है जो हमें 2 डिग्री प्राप्त होता है। अगर हमें यहाँ पर 1 डिग्री करवाना होता तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते, और हमें 2 डिग्री बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल 2 डिग्री होता है तो हम एल्डिहाइड के अतिरिक्त जितने फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जो एल्डिहाइड है उनसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर हमें यहाँ दिया होता कीटोन बनाइए या कीटोन का निर्माण कीजिए, वो भी इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, तो इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन बनाइए तो हम यहाँ तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है
सॉरी कीटोन से बनाते हैं तो 3 डिग्री से बनाते हैं। 3 डिग्री अगर एल्कोहल बनाना होता है, 3 डिग्री एल्कोहल बनाना होता है तो हम कीटोन से बनाते हैं। 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड से, 2 डिग्री बनाना होता है तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने एल्डिहाइड है वहाँ से, और कीटोन से हम 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। अगला है एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, ये क्वेश्चन आया था 2017 में 1 नंबर का क्वेश्चन में। ये कहा सीधा एल्कोक्सी बेंजीन है, या एनिसोल भी यहाँ कहा जा सकता है कि एनिसोल की बनाइए। ये अनुनादी संरचनाएं ठीक इसी प्रकार से जैसे फिनोल की अनुनादी संरचना है, फिनोक्साइड आयन की है, वैसी ही है। तो अनुनाद को इन 3-4 लेसन के अंतर्गत काफ़ी बार आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, आ जाता है। अगला क्वेश्चन है फिनोल से निम्न यौगिक प्राप्त करने हैं। फिनोल से निम्न यौगिक प्राप्त करने, पहला था पिक्रिक अम्ल बनाना है आपको फिनोल से, ऊपर भी रिएक्शन आई, फिर दोबारा रिएक्शन आई है, तो ये हम पिक्रिक अम्ल ऐसे बनाते हैं। अगली रिएक्शन थी सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। सैलिसिलिक अम्ल बनाना है तो फिनोल की अभिक्रिया हम अनेओज के साथ में करवाते हैं, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिनोल की अभिक्रिया हम अनेओज के साथ में करवाते हैं, सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, और इसकी रिएक्शन CO2H+ की उपस्थिति में CO2 से करवाते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वही मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से एथेनॉल बनाने की है, जो ऊपर हमने पढ़ी थी, वही एथेनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है वो पढ़नी है। तो हमें एथेनॉल का मतलब होता है 1 डिग्री। तो जो मैं बात कर रहा था कि हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड से अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से, तो हमें जो एथेनॉल मिलता है या एल्कोहल मिलता है वह 1 डिग्री होता है। ऊपर वाले में हमें 2 डिग्री मिला था, जो फॉर्मल्डिहाइड के से अतिरिक्त रिएक्शन थी। अगला एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखनी थी। जो अगर ये टेम्परेचर वाला फिर आया क्वेश्चन, तो टेम्परेचर इसमें मायना रखता है कि 443 केल्विन पर हम रिएक्शन करवाएंगे। अगर 443, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है। 400 अगर 13 लिखा हुआ है तो हमें ईथर बनाना है, 43 लिखा है तो हमें एथीन बनानी है। इसकी क्रियाविधि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है इसने, सीधा क्रियाविधि लिखिए। तो क्रियाविधि के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण करेंगे। प्रोटोनित एल्कोहल कैसे बनता है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो H2SO4 पहले H+ और HSO4- में टूटता है, फिर जो ये H2SO4 से H+ बना है, इसकी रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ में। एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं तो एल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं, किसके ऊपर, H+ के ऊपर, और इसको अपने साथ मिला लेते हैं, और ये ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। यहाँ ऑक्सोनियम आयन का निर्माण हो गया, और ऑक्सोनियम आयन दूसरे स्टेप के अंतर्गत कार्बोकेटाइन बनता है। जो ऑक्सोनियम आयन बना है, ऑक्सीजन अपने इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कार्बोकेटाइन बन जाता है, और यह कार्बोकेटाइन दूसरे पद में बना। तीसरे पद के अंतर्गत इसका V प्रोटोनन होता है, मतलब यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे करके, इस बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाता है, जिससे एथीन बन जाता है, और यह H+ आगे रिएक्शन भी करवा सकता है, और वापस H2SO4 के साथ में जुड़ करके रिएक्शन क्लोज भी कर सकता है। दूसरी रिएक्शन थी ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम लिखना था, सिर्फ उत्तर इतना ही लिखना था। जाइमेज एंजाइम है, वह काम आता है। रिएक्शन दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने रिएक्शन भी ज़रूर लिखी है। पहली ये लिखना नहीं था, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिखा है मैंने। ये C12H22O11 जो सुक्रोज है, इसको सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में तोड़ देता है। ये जो ग्लूकोज बना है, यह ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, या जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इस ग्लूकोज को एथेनॉल में बना देता है, और CO2 उत्सर्जित करता है। ये किण्वन होता है कुल मिलाकर।
अगले रिएक्शन, फिनोल की क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ में आप रासायनिक अभिक्रिया देनी है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया के अंतर्गत ये क्लोरोफॉर्म लिया है, ये KOH लिया है, ये फिनोल लिया है, तीनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसका H+ के साथ में रिएक्शन करवाने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है, यही बनाना था। अगला, निम्नलिखित एल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 3 दिए हुए हैं, पहला देखेंगे तो 1 डिग्री है, दूसरा देखेंगे तो 2 डिग्री है और तीसरा देखेंगे तो 3 डिग्री है। अब ऊपर की रासायनिक अभिक्रिया को फिर देखें। ऊपर की रासायनिक अभिक्रिया जो हमने इसका निर्जलीकरण करवाया है, निर्जलीकरण के अंतर्गत एक 20 का लिखा है हमने, 20 वाले में लिखा है कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हमें पता है, जिसमें कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है वह ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। तो यही क्रम है, जिसमें 3 डिग्री का अगर कार्बोकेटाइन बन जाए तो उसमें निर्जलीकरण ज़्यादा होगा। तो इन में 3 दे रखे हैं, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये इसका 3 डिग्री है। तो तीनों को बनाना है, क्योंकि अल्कोहल के निर्जलीकरण में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलों का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक क्यों होता है? एल्कोहल का क्वथनांक समान जो आणविक भार है लगभग उनसे ज़्यादा क्यों होता है? 2019 में 1 नंबर का, 2022 में 1 नंबर का। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी 22 वाले में था एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सी मेथेन से अधिक क्यों होता है, यह लैंग्वेज थी। तो सीधा सा इसका आंसर ये है कि एल्कोहल में प्रबल अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, जो प्रबल होता है किससे? ईथर की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक है वह ज़्यादा होता है। तो यही मैंने लिखा है, समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन या एल्काइन या ईथर या कोई कार्बोनिल यौगिक है जिसमें CO ग्रुप लगा हुआ है की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। क्योंकि आप यहाँ ये तीनों चारों नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ये इसलिए शो किए हैं ताकि क्वेश्चन इनके आधार पर पूछे जाएँ तो आप लिख सको। आप सिर्फ ईथर का शो करें, ज़रूरी रहेगा, ठीक रहेगा। अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है और इस प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं में संगुणन हो जाता है और संगुणित अणुओं को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। हाइड्रोजन बंध को शो ज़रूर करना है, ये बनाना ज़रूर है, इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर, वो सोचते हैं और मानते भी हैं कि हाँ बच्चे को आता है। 2022 में इनका ऑर्डर पूछा गया था कि CH3 CH2 CH3 का मतलब हो गया, हमें एल्केन दे रखा है, एल्केन का क्वथनांक अणुभार इसका 44 होता है। फिर है मेथॉक्सी मेथेन यानी कि ईथर दे रखा है। तीसरा हमने लिखा एल्कोहल, तो एल्कोहल का ये देखें अणुभार लगभग समान है, समतुल्य अणुभार है इनका, लेकिन क्वथनांक देखें तो इसका 351 है, इसका 248 है, 231 है। फिगर याद नहीं करने हैं, सिर्फ शो कर रखे हैं कि ज़्यादा होते हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर ज़रूर याद रखना है कि ऑर्डर ये होता है, एल्कोहल का ज़्यादा होता है क्योंकि प्रबल अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड है, संगुणन ज़्यादा होगा तो हमें इस अणुओं को क्वथनित करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 11वां नंबर है क्वेश्चन, ये भी इसी क्रम में पूछा गया था कि निम्नलिखित एल्कोहलों को एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति उसकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखना था। तो एस्टरीकरण निर्जलीकरण का उल्टा है, तो 1 डिग्री इसमें ज़्यादा बनेगा, 1 डिग्री इसमें 1 डिग्री वाला ज़्यादा शो करना है कि एस्टरीकरण 1 डिग्री ज़्यादा शो होता है, और उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। अगला क्वेश्चन, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का रासायनिक संरचना लिखनी थी। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल यानी कि ये इसका सामान्य सूत्र भी याद रखना है और इसका IUPAC नाम 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल होता है। आइसो का मतलब ये जिसमें T बन रहा है वह आइसो समूह होता है और इसमें एक OH समूह ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल आइसो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसी में था, अथवा में थे ये दोनों।
तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का लिख दो। अगर आपको आइसो नहीं आता तृतीयक वाला लिख दो, तो तृतीयक में मतलब इसमें पूरा ऐसे बन रहा है, प्लस प्लस बन रहा है, तो प्लस जो बन रहा है इसमें ओवच समूह ऐसे लगा हुआ है, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है ये। ब्यूटिल का मतलब 4 समूह, 4 कार्बन की श्रृंखला, 4 कार्बन हो जुड़े हुए रहें। अगर ये ब्यूटिल की जगह पेंटिल होता तो भी इस प्रकार से CH2 के साथ OH लग जाता, तो इसका IUPAC नाम भी याद रखना 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और उत्पाद A और B बनाइए। तो ये जो अभिक्रिया है, राइमर टीमान अभिक्रिया में हमने क्लोरोफॉर्म लिया है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, KOH लिया है मतलब क्षार लेना है। आपसे NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, तो CCl4 हैं तो KOH के साथ KOH के 4 अणु लेने हैं, फिनोल के साथ अभिक्रिया करवानी है। राइमर टीमान ही अभिक्रिया है, इसमें हमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ऊपर राइमर टीमान भी करवाई है, वहाँ से फिर दे सकते हैं। और दूसरे स्टेप के अंतर्गत इसका एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया करवानी थी, तो एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया करके ये बनता है एस्पेरिन बनता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल जिसे कहते हैं, एस्पेरिन बनता है। अथवा में ये था कि बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया H2O के साथ में उबालने पर, जल के साथ में उबालेंगे तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर OH समूह लग जाता है, फिनोल बन जाता है। और फिनोल की तो Br2 के साथ में ब्रोमीन जल के साथ में रिएक्शन, तीनों जगह पर ब्रोमीन जोड़ना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनाना है। रिएक्शन है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की बंध लंबाई मेथनॉल से कम होती है। यह हमने क्वेश्चन 10वें लेसन के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था कि जो हेलो एरीन है उसमें भी बॉन्ड लेंथ कम होती है हेलो एल्केन की तुलना में, तो कारण वहाँ भी हमने यही लिखे थे, यहाँ भी कारण सेम ही है। फिनोल में OH समूह जिस ग्रुप से लगा रहता है वह उसमें OH समूह के जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो बेंजीन बने के साथ में क्या करते हैं, अनुनाद करते हैं। अनुनाद के कारण देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वह सिंगल बॉन्ड की तुलना में कम होती है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा रहता है वह sp2 संकरित से होता है, लेकिन अगर हम मेथनॉल की बात करेंगे तो वो sp3 कार्बन से लगा रहेगा। तो ये सारे कारण सिद्ध करते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो फिनोल में कम होती है, मेथनॉल में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण चतुष्फलक के जो कोण है उससे भी अधिक होता है, क्यों? वसेपर सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था कि लोन पेयर के बीच ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो प्रतिकर्षण है वो बॉन्ड पेयर में होता है। ईथर में हम देखते हैं कि बॉन्ड पेयर तो है, लेकिन बॉन्ड पेयर ने ही प्रतिकर्षण किया और बॉन्ड पेयर ने लोन पेयर को प्रतिकर्षित किया और इनको धकेले कम कर दिया। ये जो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसका बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल अपना 111.7 डिग्री के समथिंग हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये होना तो चाहिए अपना sp3 संकरण है, और sp3 संकरण है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, इतना नहीं होता। इसका कारण ये है कि जो ये CH3 लगे होते हैं समूह, दोनों तरफ जो CH3 समूह लगे होते हैं ये बल्की ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, और बड़े ग्रुप आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, लोन पेयर को भी धकेल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। यही इसमें लिखा है कि चतुष्फलक की जो कोण है वो इससे अधिक होता है, क्योंकि ईथर में कार्बन के दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं जिसका आकार बड़ा होता है और ये प्रतिकर्षण ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावी एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कारण लिखना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे अणुओं के मध्य उपस्थित जो वांडरवाल बॉन्ड हैं, वांडरवाल बल हैं, वांडरवाल फोर्स हैं, वह कम हो जाता है इसलिए। अगला, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है, क्यों? तो इस प्रकार के विलेयता वाले या क्वथनांक वाले या इस वाष्पन वाले जो क्वेश्चन है उनका लगभग आंसर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर देते हैं। तो इसका भी यही क्वेश्चन है कि एथेनॉल आसानी से जल में क्यों हो जाता विलय हो जाता है, क्योंकि एथेनॉल में प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड
प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये जल में ज़्यादा विलय होते हैं। तो मैंने कोशिश की, ये 2022 के अंतर्गत आया है। मैंने कोशिश की है कि सारे लगभग 7 सालों के लगभग नहीं पूरे ही क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया है। और यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसी पेपर के अंतर्गत कई बार रिपीट हुए हैं सवाल। तो 7 साल के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप पेपर के लगभग इस लेसन के मुझे लगता है कि 90% से अबव क्वेश्चन ही वापस रिपीट इसी में से होंगे, वापस आप कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको इसमें 1% भी हेल्प मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। धन्यवाद।